In this part of lecture, we shall firstly talk about types of sample and most importantly one probability sampling. So generally दो ब्लालॉक, उसके बारे में हमने अभी डिफिनीशन में भी ब्लालॉक की चर्चा आई थी. ब्लालॉक ने कहा कि सैम्पलिंग टेक्निक्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू ग्रुप्स, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. अब प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को आप जानते हैं. जैसे सिक्का उछाल के कहते हैं कि सिक्का को उछालेंगे तो क्या होगा, 50% चांस है हेड का, 50%. तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट है, अभी हम लोग एलिमेंट जब कंसेप्ट को डिफाइन कर रहे थे, रिलेटेड कंसेप्ट, तो उसमें बताया था कि जो पॉपुलेशन के जो सैंपल है उस सैंपल के हर इंडिविजुअल को हम लोग एलिमेंट कहते हैं. उस सैम्पलिंग टेक्निक में उस एलिमेंट को हम लोग ध्यान में रख के सेलेक्ट करते हैं. यहां क्या है कि यदि सारे एलिमेंट के सिलेक्शन का इक्वल चांस हो, उस तरह से सैंपलिंग का यदि हम सेलेक्ट करेंगे तो इसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और यदि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन बिना रैंडमनेस के बिना प्रोबेबिलिटी को फॉलो किए यदि हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं. तो एक तो इस पार्ट में हम लोग ये दोनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे और तब विस्तार से हम लोग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इट्स मेरिट, इट्स लिमिटेशंस एंड इट्स टाइप, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इन ब्रीफ, नॉट इन डिटेल पे बात करेंगे. सो लेट अस सी. मोस्ट सैंपलिंग मेथड्स कुड बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स एंड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स. हमने नाम भी लिया है ब्लालॉक. ये दिस इज द कोट ऑफ ब्लालॉक. रेंडम सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स. यूनिट्स, यहां हम लोगों ने यूनिट्स को भी देखा था, एलिमेंट्स मतलब जो इंडिविजुअल. रैंडम सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन इज द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. रैंडम सिलेक्शन मतलब रैंडमली, नॉट एट रैंडम, रैंडम अंडर सर्टेन रूल, लेकिन बायसनेस नहीं होगा, पिक एंड चूज नहीं होगा, रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, बट दैट विल बी डन अंडर सर्टेन रूल्स. In probability sampling, every unit of population has a fixed probability of being selected in the sample. ये मतलब यदि 500 लोगों को हमको सेलेक्ट करना है, हमारा साइज ऑफ द सैंपल 500 है, तो वो कौन सा 500 स्टूडेंट्स होंगे एमोंग द पॉपुलेशन. साइज है हमारा यदि 5000, तो जितने भी 5000 लोग हैं 500 में सिलेक्शन होने के हर के चांस इक्वल होंगे. इसी सैंपलिंग टेक्निक को हम लोग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक कहते हैं. नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द रिसर्चर. इट डज नॉट असेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल. मतलब वो जरूरत के अनुसार लिया जा सकता है. उसके भी कई टाइप्स हैं, उसके बारे में हम लोग, लेकिन यदि डिफरेंस भी दोनों में हम लोग करेंगे लास्ट में तो ज्यादा और क्लियर होगा. और धीरे धीरे पहले हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को, फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को अलग से करेंगे. अंतर सिर्फ इतना कि ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मानता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में सबका इक्वल चांस है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है, जरूरत के अनुसार ले सकता है बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स. एंड ऑफ कोर्स ऑल दीज डिसीजंस आर इंटर रिलेटेड. कैसा रिसर्च होगा, आपका हाइपोथेसिस का नेचर क्या है,
आपने क्वांटिटेटिव लिया है, क्वालिटेटिव लिया है, वो उस पर भी बहुत सारा डिपेंड करेगा, विच यू विल लर्न ग्रेजुअली. सो नाउ वी शैल बी डिस्कसिंग द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग? वी हैव जस्ट डिफाइंड, इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड रैंडम सैंपलिंग ड्यू टू इट्स नेचर ऑफ रैंडम सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स. It is not by chance. It is not at random. It is a planned act. But biasness is not there. That is why the selection is random. और हमने एग्जाम्पल दिया कि 5000 में से 500 निकालना है, तो सारे 5000 स्टूडेंट्स के 500 में आने के इक्वल चांस होंगे. तो इसी को प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और उसका दूसरा नाम हम लोग रैंडम सैंपलिंग टेक्निक भी उसको बोलते हैं. देयर आर टू लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से सुनिए. लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी. लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, एक दो फॉलो करना है, और दूसरा है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ लार्ज सैंपल. ये देयर आर टू लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. मतलब यदि हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक से सैंपल सेलेक्ट करते हैं, वी हैव टू फॉलो टू लॉज. और पहला लॉ है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी इंडिकेट्स दैट ए स्मॉल सैंपल मे बी गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन if the subjects for the sample are selected randomly. मतलब ये जो आपने देखा, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, मतलब कि आप पिक एंड चूज नहीं करते हैं, आप रेंडमली सेलेक्ट करते हैं, सबके को इक्वल चांस सिलेक्शन का देते हुए जब सेलेक्ट करते हैं. तो ये एक लॉ है. और दूसरा है लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको दूसरा नाम हमने कहा लॉ ऑफ लार्ज सैंपल भी. सो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ द लार्ज सैंपल, लॉ ऑफ, इसका पूरा नाम यहां से आता है, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ द लार्ज सैंपल इंडिकेट्स दैट ए लार्ज सैंपल इज मोर स्टेबल और गुड रिप्रेजेंटेटिव एज कंपेयर्ड विथ ए स्मॉल सैंपल. मतलब कि यदि लार्ज सैंपल आप लेते हैं तो दैट इज मोर स्टेबल एंड गुड रिप्रेजेंटेटिव. वहां भी हम लोगों ने देखा था गुड सैंपलिंग, एडिक्वेसी और फिर साइज से भी उसका रिलेशन है. सैंपल एरर, सैंपलिंग एरर या सैंपल एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द सैंपल. हमने ये बताया भी था वहां कि पॉपुलेशन, सैंपल जैसे ही पॉपुलेशन को अप्रोच करने लगता है, एरर की मात्रा घटने लगती है. इसी को कहा कि साइज ऑफ द सैंपल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द सैंपल. सो सैंपलिंग एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द सैंपल. दिस इज नॉट लार्ज लॉ ऑफ इनर्शिया and law of large sample, rather it is law of inertia of large sample. Correct it. It is also known as parametric sampling. There are कुछ statistical treatment, parametric statistics पे एक लेक्चर है, उसको आप देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. लेकिन it is also known as parametric sampling, and in the sample इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड. उस पे भी, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे भी एक लेक्चर है, दोनों को समझ लें आप. लेकिन इस प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हम लोग पैरामीट्रिक सैंपलिंग, पैरामीट्रिक टेक्निक और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिकल टेक्निक का चूंकि इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको पैरामीट्रिक सैंपलिंग और सैंपल इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की यूज करने की वजह से इसको पैरामीट्रिक सैंपलिंग भी कहते हैं.
क्योंकि पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स की एक खासियत होती है कि उसके निष्कर्ष को हम जनरलाइज कर सकते हैं, मतलब इन्फेरेंस ड्रॉ कर सकते हैं उसके आधार पर. सो इट इज ऑल्सो नोन एज पैरामीट्रिक सैंपल, एंड इन दिस सैंपल इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड. इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि इसके आधार पे जनरलाइजेशन. इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च. एक बात ये भी है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की तुलना में ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट अस डिस्कस द मेरिट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. दिस सैंपलिंग टेक्निक इज कैपेबल टू रिड्यूस सिस्टमेटिक एरर्स, क्योंकि बायसनेस नहीं है, रैंडमनेस है, इक्वल चांस है सिलेक्शन के. तो ये जो एरर्स होते हैं, सिस्टमेटिक एरर्स, उस एरर्स को कम करता है. इट इज कैपेबल टू मिनिमाइज सैंपलिंग बायसेस. चूंकि आपको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एक रूल को फॉलो करना है, रैंडमनेस को ध्यान में रखना है, प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखना है, इसलिए सैंपलिंग बायस इसमें अपने आप कम होता है. इट इज ए गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट इज रिलेटेड. पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख के रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है. सो इट इज ए गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन इन कंपेरिजन टू द अदर स्टैटिस्टिक्स. इट इज रिजिडली डिफाइंड. क्योंकि इसमें हम कोई हेरफेर नहीं कर सकते हैं. जो एक बार डिसाइड किया रूल, उसी रूल के तहत सैंपल को सिलेक्ट करना है. सो कह सकते हैं कि इट इज रिजिडली डिफाइंड. इट इज यूज्ड, it uses inferential statistics, and so its findings are generalizable to the population. ये हम लोग स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से भी जानते हैं कि यदि हम इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके आधार पे इन्फेरेंसेस ड्रा कर सके, तो इसके जो रिजल्ट होंगे, चूंकि इसमें हम लोग इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो माना यह जाएगा कि चूंकि हम लोग इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में करते हैं, लिहाजा इसका जो रिजल्ट है वो जनरलाइजेबल है. इससे जनरलाइज कर सकते हैं रिजल्ट को. इट यूजेस पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स विच आर मोर पावरफुल. मतलब पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स को ज्यादा पावरफुल माना जाता है, मतलब उसके निष्कर्ष को, उसके रिजल्ट को ज्यादा सटीक माना जाता है. इस दृष्टि से भी ये अच्छा सैंपल है, इट्स मेरिट. इट इज मोर यूजफुल फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च एज इट मेंटेन्स सोफिस्टिकेशन. मतलब ये सोफिस्टिकेशन को मेंटेन करता है, रूल को फॉलो करता है, रैंडमनेस को फॉलो करता है, प्रोबेबिलिटी को फॉलो करता है, बायसनेस नहीं आने देता है. इसलिए इट इज ए सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ सेलेक्टिंग द सैंपल, एंड दैट इज व्हाई द क्वांटिटेटिव रिसर्च जो ज्यादा रिजिडली और ज्यादा जनरलाइजेबल होता है, ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, जिसमें बायसनेस कम होते हैं, इस सोफिस्टिकेशन के कारण है. सो इट इज मोर यूजफुल फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च एज इट मेंटेन्स सोफिस्टिकेशन. नाउ इन दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर we shall not say demerits, rather we shall say the limitations of the probability sampling. इसका limitations है. The technique is expensive and needs more efforts and time. क्योंकि बहुत सारे certain rules को follow करना है, एक टेक्निक्स को throughout the sampling selection तक follow करना है, तो उस प्रोसेस में ये more efforts और more time को चाहता है. इसमें ज्यादा एफर्ट्स और ज्यादा टाइम लगता है. इट इज नॉट सो यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च. ऑब्वियस है, क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए ज्यादा है तो क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए कम है. इट इज नॉट फ्लेक्सिबल. वहां ये रिजिड है, तो रिजिड है तो फ्लेक्सिबल कैसे होगा? लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो ए गुड क्राइटेरिया. सो इट इज नॉट फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड डिमांड्स टू मच सोफिस्टिकेशन. तो सोफिस्टिकेशन का मतलब है कि रिसर्चर को भी सारे चीजों को फॉलो करना पड़ेगा. Researcher has to be an expert. It is comparatively less important for infinite population. शुरू में हम लोगों ने देखा पॉपुलेशन और सैंपलिंग में भी ज्यादा लोग, इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए ये सैंपलिंग टेक्निक ज्यादा सही नहीं है. नाउ वी शैल बी डिस्कसिंग different
types of probability sampling, but as I have said in the beginning of our lecture that we shall not discuss these types in detail, rather we shall cover one by one these sampling techniques in detail. So first one is simple random. जैसे लॉटरी सिस्टम जो है, एक लॉटरी डाला और उसमें से आपने निकाल लिया, तो सिंपल रैंडम, इक्वल चांस। उसके दूसरे भी तरीके हैं, एक टेबल बना के टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। सिंपल रैंडम का मतलब ये है कि n निकाल में से p निकालना है तो n को रखेंगे, p निकालेंगे, और उसके भी कई तरह के और रूल्स हैं जिसको डिटेल में हम बाद में जानेंगे। अभी इतना ही कि इट्स ए टाइप ऑफ लॉटरी सिस्टम। इफ वी आर यूजिंग ए टेबल तो उसमें भी हम लोकेट कर करके एक रूल को फॉलो करके रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग, जैसे आप किसी व्यक्ति का अल्फाबेटिकल दे दिए, रोल के अनुसार दे दिए, और तब ध्यान करके जैसे आपको 500 में से 5000 में से 500 निकालना है, 500 निकालना है, तो इसको इस ढंग से निकालना है कि एवरी kth टर्म इज बीइंग सेलेक्टेड। मतलब 5000 को एक टेबल का बना दिया, उसका एक लिस्ट बना दिया, और कहीं से एक जगह से उठा के, जैसे मान लीजिए कि इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको यदि ये 5000 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ जाएगा, थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए, 50,000 कर दीजिए, 100, मान लीजिए 50,000 में से आपको 100 सेलेक्ट करना है, तो 100 कैसे सेलेक्ट होगा? आप कोई भी वो जगह उस लिस्ट में से स्टार्ट कर सकते हैं बिना रूल को ब्रेक किए हुए, जहां हम सेलेक्ट करते करते 500 लोगों को सेलेक्ट कर लें या 100 लोगों को सेलेक्ट कर लें। मतलब 100 इसका मतलब बड़ा N population by n is equal to 50,000 by 500, that is 100। तो हर 100वां आदमी, हर nth आदमी लेना है, हर 100। तो मान लीजिए कि हमने लिया, पहला 100 को ले लिया, या 1 से स्टार्ट करेंगे तो फिर 100 के बाद लेना होगा, फिर 100 के बाद लेना पड़ेगा। इस रूल को फॉलो करेंगे तो इसी को सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। फिर है आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। जैसे मान लीजिए आपको मेल भी लेना है, फीमेल भी लेना है, अर्बन भी लेना है, रूरल भी लेना है, ये जो वेरिएबल्स हैं वो स्ट्रेटा का काम करते हैं। तो हम जब सैंपलिंग इस ढंग से लेंगे कि 500 ही लेना है, लेकिन इसमें इस ढंग से लेना है कि 250 मेल, 250 फीमेल, 250 अर्बन, 250 रूरल। तो इसको ध्यान में करके जब हम सैंपल को सेलेक्ट करेंगे तो इसको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल कहते हैं। वैसे तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ज्यादा अच्छा होता है इनफाइनाइट में, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि हम लोग कोई इनफाइनाइट सैंपलिंग है और लेना है हमको प्रोबेबिलिटी से, तो हम लोग क्लस्टर, एक नाम है क्लस्टर सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक ही जगह से क्लस्टर, जैसे टोटल पॉपुलेशन का कुछ पोर्शन ले लिया, हमको इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट नहीं करना है, सॉरी इंडिविजुअल नहीं सेलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना है। तो इस तरह की कंडीशन में हमको मान लो कि 10% ऑफ द इंस्टीट्यूशन हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे कर रहे हैं तो सेलेक्ट करना है, तो क्लस्टर और एरिया रैंडम सैंपलिंग इसको कहते हैं। और एक है मल्टीपल स्टेज और मल्टी फेज रैंडम सैंपलिंग। मल्टी स्टेज का मतलब क्या है कि मान लो कि हमको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले प्राइमरी टीचर इंडिया से सेलेक्ट करने हैं, तब हम क्या करेंगे, एक बार करेंगे कि हम ठीक है उसको और लिमिट कर दिए कि नॉर्थ इंडिया से करने हैं। अब नॉर्थ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव राज्य कौन कौन है, तो कंट्री से राज्य सेलेक्ट करेंगे, ठीक है हमको 10 राज्य लेने हैं नॉर्थ इंडिया से। अब उसमें से कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट लेना है, फिर कौन कौन सा ब्लॉक लेना है। और ऐसा नहीं है कि ये डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का जो सिलेक्शन है वो एट रैंडम है, इट इज रैंडम है। रैंडम का मतलब है
कि पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से ब्लॉक हमारे पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ये ध्यान में रखना है। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स डजंट मीन ओनली दी मैथमेटिक्स टीचर, देयर आर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, रूरल लेना है, अर्बन लेना है, मेल फीमेल, और ये कोई जरूरी नहीं है कि हम उस वेरिएबल्स की स्टडी करें ही स्टैटिस्टिकली, लेकिन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए हम जब सैंपल सेलेक्ट करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट पे, तो उसको हम लोग मल्टी स्टेज और मल्टी फेज भी उसको कहते हैं, क्योंकि कई बार में करना पड़ सकता है। दोनों में तो एक कई किताब कहता है कि दोनों सेम ही है, और कुछ किताब में कहते हैं कि नहीं मल्टी फेज और देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस बिटवीन मल्टी स्टेज एंड मल्टी फेज। ये हम लोग ने पहले ही कहा कि डिटेल हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। सो मल्टी स्टेज सैंपलिंग के बारे में भी आप जान गए। सो इन दिस पार्ट वी हैव डिस्कस्ड under the types of probability sampling certain types of sampling techniques. What are those? Simple random technique, systematic random sampling, stratified random sampling, cluster or area random sampling, multi-stage and multi-phase random sampling. So we have tried to understand different sampling techniques which are being considered as the probability sampling techniques, and individually we shall discuss these techniques in detail. Thank you very much.